लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ P ratio Q ratio R equals to 2:3:4 फाइंड करना आपको P अपॉन Q रेशियो P अपॉन Q रेशियो Q अपॉन R रेशियो R अपॉन P। निकालो जरा। जल्दी करो, आसान क्वेश्चन है। हो गया? नहीं हुआ? चलो पेन पेपर डाउन करो। देखो आपके पास P Q R को रेशियो में दिया है, तो आप एज्यूम कर लो P की वैल्यू क्या एज्यूम कर लो आप 2x, और Q की कितनी एज्यूम कर लो, R की कितनी एज्यूम कर लो, यही वैल्यूज तो यहाँ डालनी है। अब क्या बनेगा यहाँ पे P अपॉन Q का मतलब क्या है 2x अपॉन 3x रेशियो 3x अपॉन 4x रेशियो 4x अपॉन x वैसे भी घट ही रहा है ना, तो ये बन रहा है 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 2/100। ठीक है ना। इसको सिंपल करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, डिनोमिनेटर का क्या लेना था एलसीएम। एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी वैल्यू। निकालो कितना आ रहा है, क्या आया 24। जल्दी निकालो। 3 4 1 का 12 रेशियो एवरेज है, एलसीएम कितना होगा 12। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो 12 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे 12। 3 4 से 4 2 सा 8 रेशियो 9 रेशियो 12 2 सा 24। क्या प्रोपोर्शनलिटी में होगा 8 रेशियो 9 रेशियो 24। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो। The ratio of three numbers, the ratio of three numbers the ratio of three numbers is 3:4:5। किस प्रोपोर्शनलिटी में है 3:4:5। इस प्रोपोर्शंस में ये नंबर्स है ना, and the sum of their squares is 1250। yes 1250। ठीक है। the sum of the numbers is, तो उन नंबर्स का सिंबल सम क्या होगा
16. 60. Okay. आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर किस प्रोपोर्शनलिटी में दिया है इसके? 3, 4 और 5। तो मान लो फर्स्ट नंबर क्या एज्यूम कर लो आप, 3x, सेकंड नंबर क्या होगा 4x, थर्ड नंबर क्या होगा 5x। ये नंबर्स हुए कि नहीं हुए? क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी पहले इन नंबर का स्क्वायर करो फिर सम करो। यानी क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस फिर ये वाले का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, फिर तीसरा नंबर कौन सा है 5x, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर। इन सब नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना बन रहा है 1250 है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, साथ साथ x का भी क्या होगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, x का भी होगा स्क्वायर है ना, प्लस 5 का स्क्वायर 25, x का भी स्क्वायर बराबर 1250। प्लस कर लो इसको पूरा, कितना हो रहा है x स्क्वायर 50 बन रहा है, तो ये आ गया 50x स्क्वायर बराबर 1250। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर ये 50 यहां से किसमें जाएगा डिवाइड में, 1250 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 काटो कितने टाइम कट जाएगा 25। x स्क्वायर बराबर आ गया 25, x बराबर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 25। x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, कितनी आ रही है 5। x आया 5, आपसे क्या आपको क्या पूछा था क्वेश्चन ने? सिंपल सम। क्या पूछा था? सिंपल सम मतलब इन तीनों नंबर को सम करो, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x, प्लस करो कितना मिला 3 4 7 5 12x, और x कितना मिला है तो 12 into 5 कितना होता है 16। कितना आ रहा है इनका सम 16। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। एट प्रेजेंट आसान क्वेश्चन है आज ना। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। क्या अनुपात है इनका 4:3 है ना, 4:3। After 6 years, Arun's age will be 26. Arun's age will be 26 years, है ना। What is the age of Deepak at present? What is the age of Deepak at present? निकालो, ट्राई करो। फिफ्टीन, हाँ हो सकती है। Yes, it is an option. क्वेश्चन ने क्या बोल रहा था, किस किस की एज का रेशियो दिया है? अरुण और दीपक क्या रेशियो था 4:3। और अरुण की जो एज है आफ्टर 6 इयर्स 26 होगी, तो प्रेजेंट एज कितनी हुई 26 माइनस 6 कर दो 20 है, तो 20 ले लिया 4x इक्वल। यहाँ से देखो आप कैसे करोगे, इजीली निकल सकता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अरुण रेशियो दीपक
क्या प्रोपोर्शनलिटी में दिया इनका 4:3। प्रेजेंट एज रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है इनका? प्रेजेंट एज रेशियो है ना। तो अरुण की प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर लो आप 4x, क्या एज्यूम कर लो 4x, और दीपक की क्या एज्यूम कर लो। तो क्वेश्चन ने ये बोला आफ्टर 6 इयर्स, तो 6 साल बाद जो अरुण की एज है वो कितनी हो जाएगी 4x प्लस प्रेजेंट एज थी उसकी 4x, आफ्टर 6 इयर्स बाद कितना हो गया 4x प्लस 6। तो ये वाली जो एज है वो इक्विवेलेंट है 26, किसके बराबर है 26 के। तो ये जो 4x है वो कितनी हो जाएगी 26 प्लस वाली वैल्यू उधर माइनस में 6, तो 4x बराबर कितना रह गया 20। x का वैल्यू कितना हो गया 20/4, यानी x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब आपको निकालनी किसकी? दीपक की प्रेजेंट एज। किसकी निकालनी है? दीपक की। तो 3 into x की वैल्यू कितनी आई 5, ये आ रहा 15 इयर्स। कितने साल आ गई 15 इयर्स। डन। एक और क्वेश्चन लिखो। द टोटल ऑफ द एज ऑफ जयंत, प्रेम, टोटल एज ऑफ, हाँ एज ऑफ जयंत कॉमा प्रेम, हाँ एंड सारांश is 93 years. 93 years. 10 years ago, the ratio of their ages was, the ratio of their ages was 2:3:4. क्या रेशियो था? ये प्रोपोर्शनलिटी इनकी है ना। What is the present age of सारांश? What is the present age of सारांश? निकालो। ठीक है, yes, it is an option. क्या बोल रहे हो? अभी तो लैग नहीं कर रहा। ठीक, स्पीड ही यही चाहिए भाई, यही चाहिए स्पीड। अच्छी स्पीड है, इंस्पायर हो जाओ आप भी। इतनी चाहिए स्पीड, इससे ज्यादा तो वर्थ इट है नहीं। तो इससे ज्यादा स्पीड है तो कंपटीशन के अंदर ही नहीं हो आप। अभी तो चलो मैं आपको इसलिए मार्जिन दे रहा हूँ कि टेक योर टाइम, सीखो अभी क्वेश्चन करने। अभी स्पीड को लेके मेरा कोई इशू नहीं है, कंसर्न नहीं है आपको। आप सिर्फ अभी एक चीज करो, क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ट्वेंटी एट आ रहा है। ओके 28 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन आ 24, 32, 34, 38। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन पढ़ो जरा। ये बोल रहा है द टोटल एज ऑफ जयंत, यानी जो टोटल एज 3 लोग हैं, जयंत और दूसरा कौन है, क्या क्या नाम इनके? प्रेम प्लस सारांश। कितना हो गया 93। ये स्टेट्स है कब का? ये स्टेट प्रेजेंट का है। तो 10 साल पहले, 10 इयर्स पहले, मतलब 10 एज इसकी कम हुई होगी, 10 10 30। तो जो 10 इयर्स एगो इनकी जो एज सम रहा होगा वो कितना रहा होगा 93 माइनस 10 यहाँ से कम होगा, 10 यहाँ से 10, टोटल 10 10 10 कितने हो गए 30 साल कम होगी कि नहीं होगी? तो कितना बचेगा ये
63। तो 63 जब 10 साल पुराना रेशियो क्या दिया होता है इनकी एज का 2:3:4। तो मान लो कि जो जयंत इसकी एज रेशियो रही होगी 2x, इसकी रही होगी कितनी 3x, इसकी रही होगी 4x। यही बात है ना। तो आपको किसकी निकालनी है सारांश की निकालनी है 4x। या मैंने सिंपल क्या बताया था आपको 3 प्रोपोर्शन है 4 अपॉन में सम कर लो तीनों का कितना हो जाएगा ये 9 डिवाइडेड बाय 63। 9 7 जा 7 4 जा 20। आपका जो 28 इयर्स आया ना वो 10 साल पुराना एज आया। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन ने प्रेजेंट। ये 28 इयर्स तो आ गए, ये पर कब किए जाइए 10 इयर्स एगो सारांश था 28 इयर्स का है ना। तो प्रेजेंट टाइम पे कितना होगा 28 प्लस 10 साल और ऐड कर लो कितना हो जाएगा 38 इयर्स का। कितने का हो जाएगा 38 इयर्स। आया समझ में। हाँ एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल बताया था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। महेश एंड किशोर स्टार्टेड अ बिजनेस। महेश एंड किशोर Mahesh and Kishore started a business with investment of rupees 60,000 and 50,000। हाँ जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो कितना कितना था 60,000 और 50,000। महेश का इन्वेस्टमेंट है 60,000, किशोर का है 50,000 रिस्पेक्टिवली। If after 1 year they earned rupees 33,000 और मतलब इनकी प्रॉफिट हुआ इनका है ना 33,000। they earn rupees 33,000 profit। what will be the किशोर्स share, यानी किशोर का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो कितना होगा निकालो। मैंने क्या बोला था इन्वेस्टमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट प्रॉफिट रेशियो। कल नहीं थे ना आप, क्यों नहीं थे घर गया क्या करना ठीक है 15 सब्जेक्ट आ जाते हैं सैटरडे में होंगे गए होंगे 15,000। ओके उस लेक्चर्स का पहला टॉपिक ना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ कितना आया आपका कितना आया 15,000 पक्का। किसका कितना कितना इन्वेस्टमेंट है क्या बोल रहे हैं महेश और किशोर। तो महेश रेशियो किशोर का जो इन्वेस्टमेंट है 60,000 बटे में 50,000 ये था इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या आ गया 6:5। तो जो प्रॉफिट है ना वो इसी प्रोपोर्शन में बांटो, प्रॉफिट को भी क्या बांटो इसी प्रोपोर्शन। एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने इन्वेस्टमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट रेशियो। क्या था इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होता है प्रॉफिट, उसी प्रोपोर्शनलिटी में आपको प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किसका किशोर का निकालना था ना आपको, तो किशोर का रेशियो वैल्यू कितना है 5। अब मैं दोनों अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस कर लो 5 + 6 कितना हो गया 11। टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट के लिए 11 3 जा 3,000 3 5 जा 15,000 रुपीस है ना। कितना हो गया 15,000 डन। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना बन सकता है एग्जाम में, स्टार करके लिखना। क्वेश्चन लिखिए द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर, द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर and the number obtained by
and the number obtained by interchanging the digits, interchanging the digits is 36, is 36. कितना है? 36 है ना? What is the difference between the sum of the difference? I repeat, what is the difference between the sum and the difference of the digits of the number if the ratio between the digits of the number is 1:2, between 1:2. आया समझ में? सर एक बार रिपीट करें। क्वेश्चन पूरा लिखा? आई रिपीट, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बातें नहीं। The difference between a two digit number, एक दो डिजिट की नंबर है, डिफरेंस निकालना। The difference between the two digit number and the number obtained by interchanging the digits is 36. डन? आगे आपको बताना what is the difference between the sum and the difference of the digits of the number, question mark है ना, if the ratio between the digits and the numbers digits of the number is 1:2. क्वेश्चन पढ़ लो पहले, समझ लो पहले क्वेश्चन को। आया क्वेश्चन समझ में? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो आप? पढ़ो जरा, समझो। ओके, पेन पेपर डाउन करो, कोई बात नहीं, कोई सब लोग पेन पेपर डाउन करो। क्वेश्चन पहले समझना क्या था, बात नहीं बच्चे, बात नहीं। एक दो डिजिट की नंबर है, बातें नहीं, एक दो डिजिट की नंबर है, तो दो डिजिट की नंबर कहां से कहां तक होगी? 10 से लेकर 99 इन बिटवीन कोई एक नंबर है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दो डिजिट की नंबर है वो और उस दो डिजिट की नंबर को इंटरचेंज कर ले, यानी वंस वाली प्लेस टेंस पे आ जाएगी, टेंस वाली प्लेस वंस प्लेस। तो दो अलग नंबर बन गए ना, तो उनका जो डिफरेंस है वो है 36। वो डिफरेंस कितना है? 36। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बताना उनके जो नंबर्स बनी है ना आपके पास, इंटरचेंज करके है शुरू में, उनके डिजिट्स का सम और डिफरेंस का डिफरेंस निकालना आपको। और नंबर्स आर इन द रेशियो, जो नंबर्स है वो उसकी जो डिजिट्स है वो किस प्रोपोर्शन में है? 2:1 है, 1:2। ध्यान समझना, एक दो डिजिट नंबर है, वो हो सकती है 10 से लेकर 99 तक कोई भी। तो आप ध्यान समझ, वंस प्लेस ये है, टेंस प्लेस ये है। चलो अब ध्यान समझ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर था और इंटरचेंज करने के बाद नंबर है वो बन गया बड़ा, क्योंकि उसमें से हम जब ओरिजिनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तब जाके वैल्यू कितनी आ रही है? 30। तो जो वंस प्लेस, तो अब ये वंस टेंस है, फिर यानी वंस पे अगर x है, यहाँ पे y है, तो इनको अगर मैं उल्टा कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? x और y। तो दैट मींस ये जो x है ना ये बड़ा रहा होगा, वंस प्लेस वाली वैल्यू बड़ी रही होगी, टेंस वाली छोटी रही होगी, तभी तो ओवरऑल नंबर क्या हुआ? छोटा। बट मैं दो वेरिएबल यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं यूज करूंगा? बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट वाली लाइन जो दो डिजिट्स थी ना उनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये एक होगी वंस और
टेंस वाली डिजिट का क्या रेशियो दिया हुआ है 1:, यही दिया हुआ ना, 1 और 10 ले लो, 10 और 1 ले लो, तो एक नंबर हो गई 1x, दूसरी हो गई 2x। एक नंबर कौन सी हो गई 1x, दूसरी डिजिट कौन सी नंबर की, सॉरी डिजिट, एक डिजिट हो गई 1x, दूसरी हो गई 2x। तो ये जो 2x है इसको ले लो आप यहाँ पे, इसको ले लो आप यहाँ पे। तो नंबर कैसे बनती है 2x इंटू प्लेस वैल्यू, 2x इंटू प्लेस वैल्यू, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 कितना होगा 2x, तो यानी 1x इंटू ये कौन सी नंबर पे है 10th पोजीशन से मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 इंटू x कितना हो गया 10, तो पूरी नंबर कितनी बन गई 12x। नंबर कौन सी बनी 12x। आया समझ में। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर हम इसको इंटरचेंज करें, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो वंस वाली डिजिट है ना उसको लिखेंगे टेंस की जगह, टेंस वाली को लिखेंगे वंस, यानी तो जो टेंस और वंस पोजीशन से यहाँ आ गया 1x, यहाँ पे आ गया 2x, तो वंस वाली प्लेस कैसे निकालोगे आप 1x into 1 which is equals to 1x, तो ये किस कैसे निकलेगा 2x into 10, तो 20x, दोनों को प्लस कर लो तो कितना बन गया, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो ये वाली फाइनल नंबर, ये थी इनिशियल नंबर, यानी 21x minus 12x which is equals to 21 में से 12 माइनस कर लो कितना बचेगा 9x, तो 9x बराबर आ गया 36, तो x बराबर कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाय 9 which is 4। आया समझ में। तो 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यानी 12 into 4 कितना हो गया 48, तो ओरिजिनल नंबर क्या हुई 48, फाइनल नंबर क्या हो जाएगी 21 into 4 यानी 84, तो ये 48 है, ये 84 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो आया समझ में इतना, नहीं समझे देखो, हाँ कहाँ से नहीं आया, प्लेस वैल्यू नहीं निकालनी आती है, तो नीचे ये सर जब भी 1 से 1x into 1 किया वही प्लेस वैल्यू, चलो अभी सिखा दूंगा कोई बात नहीं, तो 1 से टाइम्स के भी है ना, हाँ प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा अभी रुकिए एक मिनट, कितना समझ में आया, डिजिट्स नंबर वाली 40 है, इसको इंटरचेंज होगा कितना 84। अब लास्ट में जो क्वेश्चन ने ये बोला था सम ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस किस किस का निकालना था, आगे बोला लास्ट में पूछा क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट माइनस डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये निकालना है। तो सम डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, यानी 8 + 4 में से माइनस करना था 8 - 4, इनका डिफरेंस निकालना, तो 8 4 कितना हो गया 12 - 4 which is equals to 8, the answer is 8। आया समझ में। अब आप जो आप बात कर रहे हो क्या पता कैसे कर रहे हो, मान लो आपके पास एक नंबर है 38, लेट्स सपोज दैट 38 है, तो 38 कैसे बनी होगी, 8 और 3 क्या है इनमें डिजिट्स, ये क्या है डिजिट, पर स्थान इनका अलग अलग है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 पे है, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 8 into 1 तो कितना हो गया 8, यहाँ से क्या होगा 3 into 10 which is 30, दोनों को प्लस कर लो, यानी 30 + 8 कितना हुआ 30, इस तरह नंबर बनती है। आया समझ में, वही चीज मैंने यहाँ पे की, ठीक है ना। एक 2 डिजिट की नंबर थी, वंस पे कौन सा था, टेंस पे कौन सा था, ये नहीं पता हमें, बट लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ था क्लियर, यानी जो डिजिट्स है ना आपस में वो प्रोपोर्शन में है, किस प्रोपोर्शन में 1:2। तो अब 4 और 8 का प्रोपोर्शन क्या बनेगा 1:1, एक देखा आप एक डबल है उससे, है कि नहीं है, ठीक है। और इसका थोड़ा शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ, ये करो आप पहले, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है concept। अब इसको आप देखो डायरेक्टली मेथड से भी कर सकते थे, कैसे, इतना हो गया कॉपीड, कॉपी कर ले सबने, कैसे कर, जो लास्ट लाइन बोल रही ना, यानी ये हो गया वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस,
जो ओरिजिनल नंबर था वहां पे वंस प्लेस इज ग्रेटर देन टेंस प्लेस, वंस वाली पोजीशन क्या थी, बड़ी थी टेंस प्लेस से। और जो डिजिट्स थे आपस में उनका रेशियो क्या था, 1:2। तो नंबर ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 हो सकता है, या तो फिर 2 और 4 हो सकता है, या 3 और 6 हो सकता है, या 4 और 8, 5 और 10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 मतलब 10 का क्या मतलब हुआ, 10 इज नॉट डिजिट, 10 क्या है, एक तरह का 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है। तो आपके जो पास जो पॉसिबल है ना नंबर आपके ये 4 हो सकते हैं, या तो एक ये नंबर हो सकता है, या ये या ये या ये। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो कितना बनेगा, 21। इन दोनों का डिफरेंस 36 आ रहा है, तो इसको पहले अलग कर लो। इनको चेंज करके देखो ये बन रहा है 42। इनका डिफरेंस 36 आ रहा है, इनका डिफरेंस नहीं आ रहा। ये चेक कर लो, ये क्या बनेगा, 63 माइनस 36 आ रहा है इनका डिफरेंस, आ रहा है इनका 36 डिफरेंस। तो ये भी नहीं, तो बचा कौन सा पेयर, ये बताना आया समझ में, अब क्लियर हुआ। पता, देखो मेरी बात सुन लो, शॉर्टकट का मतलब होता है रटना। अब मैं एग्जामिनर थोड़ी हूँ यार कि जो मैंने बच्चों को सिखाया वो ये क्वेश्चन डालूंगा, मैं तो एग्जामिनर नहीं हूँ ना। आपको तो एक क्वेश्चन को ना 360 डिग्री तरीके से समझना होता है, ठीक है ना। एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको 360 डिग्री नॉलेज होना जरूरी है उसका, कहीं से भी रेज हो सकता है, किसी भी तरह की लैंग्वेज आ सकती है उसमें, ठीक है ना। तो अगर कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस पता है तब जाके आप ये चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। करो हाँ, एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं बताऊं आपको, लिखो। A bag, in a bag, इस तरह लिखो, in a bag there are coins of 25 पैसे, 50 पैसे, सॉरी 10 पैसे, I repeat 25 पैसे, 10 पैसे and 5 पैसे in the ratio of 1:2:3, 1:2:3। किस रेशियो में थे कॉइन इसके, 1, 2 और 3। आगे लिखो, if there are rupees 30 in all, how many 5 paise coins are there? How many 5 paise coins are there? पेन पेपर डाउन करो। देखो यहाँ पे ना आपके दो तरह के रेशियो बनेंगे, एक तो नंबर ऑफ कॉइन रेशियो, वो एक अलग बात है, एक बनता है वैल्यू रेशियो। कौन सा रेशियो बनेगा, अब 25 पैसा है, 5 पैसा है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। 25 पैसे की वैल्यू 5 पैसे के कंपेयर में 5 गुना ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का एक अलग रेशियो बनेगा। और इसका अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास 25 पैसे के कॉइन है, और कौन कौन से हैं, 10 पैसे के कॉइन्स है और 5। ये 3 कैटेगरी के कॉइन्स है आपके पास। कितने कैटेगरी के कॉइन्स है, 25, 10 और 15। किस प्रोपोर्शन में थे ये, 1:2:3। इस रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स थे, इस रेशियो में क्या थे,
नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स से आप कन्वर्ट करो पहले वैल्यू रेशियो, क्योंकि अगर आप जब इन सारे कॉइन्स को इकट्ठा करते हो ना, इकट्ठा करने के बाद जब काउंटिंग करते हो, काउंटिंग करने में आपको assumption क्या मिली, टोटल कितने कलेक्शंस आया, 30 रुपए बन रहे। 30 रुपए का मतलब कितना हुआ, 3000 पैसे। ठीक बोल रहा हूँ? समझने लग जाओ इतने से। 30 रुपए गुना 100 कर दो ना, कितना हो जाएगा, 3000 पैसे। 1 लाख पैसे कितने रुपए होते हैं, 1 लाख पैसे में कितने रुपए होंगे, एक लाख पैसे में कितने रुपीस होंगे। 1 लाख को डिवाइड कर लो किससे, 100 से। रुपीस बड़ी यूनिट है ना पैसे से, तो डिवाइड कर दो 100, कितना आ जाएगा, 1000 रुपीस, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? छोटा मोटा हिसाब किताब, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आप देखो, ये था नंबर ऑफ कॉइन रेशियो। पहले अब आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 30 रुपए। अब इसको चेंज करो पहले पैसे में, क्योंकि आपके पास जो कॉइन्स है ना वो सारे पैसे वाले कॉइन्स है, रुपए वाला कॉइन्स नहीं है। 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए होता तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब ये है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 30 into 100, यानी जो टोटल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 3000 पैसे। कितने हो गए, 3। तो नंबर ऑफ कॉइन्स, अब इसको किस में कन्वर्ट करो, ये था नंबर रेशियो यानी जो क्वांटिटी। अब बनेगा वैल्यू रेशियो इनका। वैल्यू रेशियो इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके भी आप ये रुपए नहीं बांट सकते हैं। टोटल अमाउंट को किसके भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इनकी वैल्यू। अब यहाँ से हम वो देखेंगे कि अगर जो 25 पैसे के कॉइन्स थे उनकी टोटल वैल्यू कितनी है 30 रुपए में। तो 10 पैसे वाले कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी है, 5 पैसे वाले कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी है। आया समझ में? तो यहाँ पे 1 गुणा 1 पैसे की कितनी वैल्यू होती है, 25 के बराबर वैल्यू होती कि नहीं होती है। रेशियो 2 गुणा 10 पैसे की कितनी वैल्यू होगी, 10। रेशियो 3 into 5 पैसे कितनी होगी, 5। तो आप मिनिमाइज करो इसको, वापस से 5 से काटो तीनों को, 5 2 नहीं 5 5 है, तो ये बन गया 5 1 5 रेशियो 2 2 4 रेशियो 3। इस प्रोपोर्शन में अब हम बांटेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ध्यान समझ लो, टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसे कैसे निकलेगा, 5/5 + 4 + 3 कितना हो गया, 12 गुणा 3000 है ना। तो 6 दूनी 12 6 पंजे 30 250 है ना। 250 पंजे कितना होता है, 1250 पैसे। तो यानी जो 3000 पैसे थे ना, 3000 पैसे में से 25 पैसे वाले जो कॉइन्स थे वो वैल्यू में कितने थे, 1250। 1250 पैसे का मतलब क्या हुआ, 12.50, 12 रुपए, यही होगा ना। सब किताब ठीक रखो आप ना। अब आगे देखो यहाँ पे ये अब अगर आपको अब निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स। अच्छा ये क्वेश्चन ना नोट से रिलेटेड भी बन सकता है कि मान लो एक बैग है उसमें 2 लाख 3 लाख एक सर्टेन अमाउंट है और उसमें जो नोट है वो 10 रुपए के है, 20 रुपए के है, 50 रुपए के, 100 रुपए के नोट है। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, कोई अलग कॉन्सेप्ट उसके लिए अप्लाई मत करना, यही चीज है वो भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे टोटल कॉइन्स निकालने हैं किसके, 25 पैसे के। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर टोटल वैल्यू अपॉन इंडिविजुअल वैल्यू, क्या लिखोगे, टोटल वैल्यू अपॉन, टोटल वैल्यू कितनी बन रही है इनकी, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ कॉइन्स है टोटल वैल्यू बन रही है 1250। 25 पैसे की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होती है, 25 के बराबर, 25 पंच है यानी 50। तो टोटल की कॉइन्स कितने हो गए, 50 कॉइन्स। 50 सिक्के थे, अब 50 सिक्के 25 से इकट्ठे करो, कितना बनेगा, 12.5 रुपए तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लेना, करना ना, ठीक है। सेम तरीके से आपको निकालना है कौन सा, 10 पैसे वाला। तो 10 पैसे, जो 10 पैसे की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4/12 एज यूजुअल 12 into 3000,
ये कितना है 250 आया था ना, यानी 1000 पैसे। कितना आया 1000। अब इसके टोटल कॉइन्स कितने होंगे 1000। फॉर्मूला यही रखना याद है ना, ये वाली चीज। टोटल कॉइन्स अपॉन इंडिविजुअल वैल्यू कितने होते 10 पैसे की 10, तो ये आ गया कितना 100 कॉइन्स 10। सेम तो आपसे क्वेश्चन में कौन सा वाला पूछा था, चलो तीनों चीजें बता दी मैंने ना। अब 5 पैसे के लिए क्या यूज करोगे, रेशियो वैल्यू कितनी थी 3/12 गुना 3000 है ना, तो ये आया था 250 750। अब टोटल कॉइन्स कैसे निकलेंगे अब यहाँ से 750 बटे में 5 15 75 150। ठीक है ना, 50 कॉइन्स थे आपके 25 पैसे के, 100 कॉइन्स हो गए 10 पैसे के, और एक 150 कॉइन्स थे 150। 150 कॉइन्स थे 5 पैसे हो गए। आया समझ में, क्लियर हुआ। कॉपी हो गया ना। हो गया, सबका हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कॉपीड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ₹366 are divided among A, B and C. I repeat, ₹366 are divided among A, B and C, so that A may get 1/2 as much as B and C. A may get 1/2 as much as B and C together, comma B may get 2/3 as much as A and C together than the share of A. A का शेयर बताना आपने कि A को कितना मिलेगा इस अकॉर्डिंग। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में शायद ही पूछे में बन भी सकता है, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो आप लोग।
कर क्यों नहीं रहे हो आप? करो। ये कॉपी कर लिया सबने? निकला तो नहीं निकला? ट्राई करो, ट्राई करो। निकल रहा है आपका? ट्राई करो। ठीक करो, ठीक करो। पेन में डाउन करो, डाउन में पढ़ लो। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कितना रुपए बांट रहे हो आप? 366 ना। अब ये मत करने लग जाना कि पहले सबको प्रोपोर्शनलिटी में लो फिर बांटो, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है ना। कौन कौन लोग है ये? ए, बी और सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है बी का शेयर पूछा पहले, हाँ आगे बोल रहा है ए में गेट, ए को जो पैसा मिलता है ना, यानी ए का जो शेयर है वो आधा है किससे? बी प्लस सी से। कितना है? आधा है किससे? बी प्लस सी से। तो आप बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप अगर एज्यूम कर रहे हो, देखो यहाँ पे एक ऑलराइट, ठीक है। मान लो ए को मिला था x रुपए, ए को कितना मिला था? ए को कितना मिला था? x। तो BC को कितना मिलेगा? यानी B प्लस C को कितना मिलेगा? 2x। दुगुना मिला कि नहीं मिला? ऐसे आप एज्यूम कर लो कि a को कितना मिल रहा है? a मिल रहा है। चलो यार x मत मानो, ज्यादा कंफ्यूज हो गए वेरिएबल्स में। मान लो a को मिल रहा है a रुपए, a को कितना मिल रहा है? a। तो BC को कितना मिलेगा? 2a। BC को कितना मिलेगा? 2a। तो यहां से हम बोल सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 366। a को तो a मिला था, BC को कितना मिला था? 2a। तो 2a बराबर कितना हो गया? a 2a कितने a हो गए? 366। तो a का शेयर कितना हो गया? बाय कितना निकलेगा इसका? 120। ये इसीलिए पूछा था शेयर ऑफ। आगे से पूछने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में? बहुत केस में ऐसा होता है कि काफी सारा डाटा जो है ना बच्चों को की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दिया होता है।
समझ रहे हो आप? आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर बी का पूछता, सी का पूछता तो जो नेक्स्ट लाइन थी ना उसको परस्यू करो आप, ठीक है ना? कितना आया? 120. ठीक है, इट्स एन ऑप्शन 122 ना? Yes, sir. एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। X varies inversely. X varies inversely as square of y. As square of y. I repeat, X varies inversely as square of y. Given that y equals to 2 for x equals to 1. X equals to 1. आगे आपको बताना है the value of x for y equals to 6 will be equals to क्या लिखा आपने? 6 y equals to 6 will be equal to। इस तरह के क्वेश्चंस ना बनते हैं एग्जाम में। पेन पेपर डाउन करो। थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है साइंस? सामान्य विज्ञान है ना, सामान्य ही पढ़ा होगा तब भी चल जाएगा उससे। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि दो क्वांटिटी है जो एक दूसरे को अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, वेरिएशन मतलब चेंज आ रहा है, बोथ आर नॉट कांस्टेंट। किस स्पीड से चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है जो x है वो क्या बोल रहा है, इनवर्सली वेरी है। x वेरीज इनवर्सली, x वेरीज का मतलब है इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर ऑफ y, यानी y का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रही है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, ये जो साइन है अब ये वाले, इसका ये मतलब हुआ कि x इन दोनों के बराबर नहीं है। जिस स्पीड से ये बढ़ेगा उस स्पीड से ये भी ये इक्वेशन बढ़ेगी, ये पूरी इक्वेशन बढ़ेगी। जिस स्पीड से ये वाली वैल्यू घटेगी उस स्पीड से ये वाली एक्सप्रेशन घटेगी। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि कोएफिशिएंट यूज करते हैं, है कि नहीं है? जैसे कि आप लोगों ने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है? गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है? नहीं पढ़ा? 10th में था। हाँ? इतना तो था कि ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? नहीं आइडिया? नहीं पता? ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है? नहीं पता? अच्छा ग्रेविटी बता दो। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फर्क क्या है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, देखो ये जो दोनों ही चीजें है ना, ये फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? रिपल्शन नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स है। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन का सिंपल डेफिनेशन कहता है कि जो दो बॉडी के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है ना, उसको हम सिंपल ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है ना? वो ऑलरेडी इन दोनों बॉडी को मैंने यहाँ पे स्टेबल रख दिया, तो इनके बीच में एक कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है,
तो अब फोर्स वर्क करा तो अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही चुंबक की तरह, या कोई रिपेल क्यों नहीं हो रहा है ना। तो इतनी इंटेंसिटी नहीं है फोर्स की। अब फोर्स पे तो अलग इंटेंसिटी होती है ना, मैंने उसको उठाया तो मेरे हाथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा होगा फोर्स का, अब मैं इसको हल्की फिंगर से मैंने पुश किया तो नहीं हुआ उतना पुश किया, तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग तो बहुत कम रहता है। यानी दो नॉर्मल बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सिंपल ग्रेविटेशन। इतना समझो आप मोटा मोटा ना। अब अगर यही बात मैं ये कहूं कि दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन फोर्स तो है, पर एक बॉडी दूसरी बॉडी के कंपेयर में बहुत मच लार्जर है, जैसे कि इस घर के कंपेयर में अर्थ बहुत बड़ी है कि नहीं है, मच 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 ग्रेटर है, तो दोनों में फोर्स तो लग रहा है, पर अट्रैक्शन जितना देखो जो फोर्स का इंटेंसिटी रहती है ना वो मास के अकॉर्डिंग बढ़ती है। जिस बॉडी का जितना बड़ा मास, जितनी ज्यादा डेंसिटी, उसके अंदर उतना पुश कैपेसिटी, उसके अंदर उतना खींचने की जो पुल कैपेसिटी है वो हाई रहती है। तो ऑब्वियसली बात है जो सारी चीजें हम फॉल डाउन कर रही है, अर्थ की ओर क्यों फॉल डाउन कर रही है। हो सकता है कि कोई एस्ट्रॉइड या सैटेलाइट अर्थ को अपनी ओर क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा है, उसके अंदर भी है फोर्स की इंटेंसिटी, पर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अर्थ को अपनी ओर खींच सके, तभी सारी चीजें अर्थ की ओर फॉल डाउन करती, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी वन वे फोर्स लग रहा है इस केस में, ठीक है। किस पे क्या कैसे लग रहा है फोर्स, वन वे। तो अर्थ की ग्रेविटी अलग होती है, मून की अलग होती है, किसी और प्लैनेट्स की अलग होती है, ये डिफरेंस है दोनों में। आई बात समझ में। तो उस फिनोमेना को भी कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इस आगे वहां पे अब ये बोल रहे जो x है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके y के, तो अगर मुझे बराबर करना ना तो मैं एक कोएफिशिएंट यूज करूंगा, मान लिया मैंने वो k रहा था, वो वैल्यू क्या रही होगी, k रही होगी, k अपॉन में 1 अपॉन y स्क्वायर, k x इक्वल्स टू क्या रहा होगा, k इनटू 1 अपॉन y स्क्वायर। आया समझ में। तो अब k की वैल्यू कैसे निकली होगी, x इनटू y स्क्वायर बराबर निकला कि नहीं निकला। अब k आपको मिल चुका है, कैसे, क्वेश्चन ये कहा अगर y की वैल्यू y की वैल्यू कितनी होती है, y की वैल्यू अगर 2 है तो x कितना है 1। अब आपको बताना है अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है आपको। आई बात समझ में। तो पहले मैं इस अकॉर्डिंग k की वैल्यू तो बनाऊं, k की वैल्यू क्या बनेगी इस अकॉर्डिंग, देखो x की वैल्यू 1 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर k, तो कितना हो जाएगा 4 बराबर k। 5 कैसे आएगा यार, प्लस थोड़ी करना है, कितना आ गया 4। तो अब इसी वैल्यू को यहाँ पे डालो, जे x इक्वल्स टू क्या निकल रहा है, k अपॉन 1 अपॉन y। अब x की वैल्यू फाइंड करनी कब, जब k की y की वैल्यू कितनी हो, y की वैल्यू कितनी हो 6। तो यहाँ पे k की जगह कितना डालोगे वैल्यू 4 इंटू 1 अपॉन में 6 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 4 इंटू 1 अपॉन में 6 इंटू 6, 2 जा 3 जा 2 जा 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 9। x कितना होगा 1 अपॉन 9, कितना होगा x 9। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करो। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन कोशिश करना आपने घर से लाना जरा करके, है ना। लिखो क्वेश्चन, बिजली का बिल तो सभी के घर में आता है ना, आगे से आपने जो इलेक्ट्रिशियन है उसके पास में जाना है, खुद का मीटर खुद बिल खुद जनरेट करना है, ठीक है ना। उनसे सिर्फ रेट ऑफ कॉस्ट पूछना कि क्या पर यूनिट कॉस्ट चार्ज कर रहे हो आप, ठीक है ना। हाँ उसी तरह का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस क्वेश्चन को लिखो, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ सर्टन, I repeat, the electricity bill of a certain establishment is partially fixed and partially, I repeat, the electricity bill of an certain establishment is partially fixed and partially varies as the number of units
as the number of units of electricity consumed. Done? आगे लिखिए. When in a certain month, when एक कोई particular month है, certain months, 500 units are consumed. 500 units are consumed. The bill is rupees 1680. तो बिल कितना आया? 1680 रुपए. कब? जब 500 यूनिट बिजली जली. 500 यूनिट बिजली जलने पे 1680 रुपए बिल आया है ना. आगे लिखो. In another month, 600 units are consumed. 600 units are consumed, and the bill is rupees 1980. And the bill is rupees 1900. 1980. 1980. In yet another month, 700 units are consumed. 700 units are consumed. The bill for the month would be, तो बिल बताना आपने नेक्स्ट मंथ का जो कितना, जो जब 700 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो कितना आएगा. कर दोगे ना. आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं. ट्राई करना.